व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। सो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। सो टुडे वी आर गोना स्टडी क्लास 9 एनसीईआरटी मोशन चैप्टर। सो इस चैप्टर में हम लोग मोशंस और उसके इक्वेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मोशन सबसे पहले क्या है? तो कोई भी चीज़ आगे बढ़ती है उसका मतलब कि टाइम के हिसाब से, अगर एक टाइम में यहाँ पर थी, अगले टाइम जैसे कि मान लो 5 सेकंड बाद वो कहीं और पहुंच गई, तो उसमें वो मोशन की होगी, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। तो वहीं हुआ मोशन। डिस्टेंस मूव मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में वो कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर की, कितना ज़्यादा दूर गई और जिस पाथ में गई एकदम उसका लेंथ क्या है, जो जिस पाथ में गई उसका लेंथ क्या है, उस पाथ का लेंथ क्या है, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस। और देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर एक अंतर है। और यहाँ पे सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ लेंथ होता है, लेंथ नापा जाता है बस, कि वो कितना दूरी है, दूरी बस नापी जाती है उसमें। स्केलर मतलब कि उसमें बस मीटर में आपको मिलेगा, लेकिन मतलब कि वो वेक्टर क्वांटिटी भी मीटर में ही मिलेगी, लेकिन इसमें बस, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं वेक्टर क्वांटिटी में स्पीड विद डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में आपको लेंथ के साथ साथ डायरेक्शन के हिसाब से भी चलना होता है। मतलब कि खुद अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस, इसमें आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहीं डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी। आप जान लो कैसे। डिस्टेंस जो है, हम लोग मान लो सर्कुलर में भी घूमे, किसी भी तरह गोल करके हम लोग घूमे, तो फिर एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। मान लो ये ऐसे आप गए, ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, मेरी राइटिंग पर मत जाना। तो फिर यहाँ से जो पूरा पाथ कवर हुआ, ये पूरा हो जाएगा डिस्टेंस। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट को जब मैं एक साथ ज्वाइन कर दूंगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, तो वो जाएगा, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसमें अगर हम मान लो कि यहाँ से आके वापस घूम कर पीछे की तरफ चला जाता ना, सामने जा रहे हैं वो फॉरवर्ड बढ़ा और पीछे वापस आ गया, तो फिर डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो इसलिए इसमें ना डायरेक्शन का भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है हम लोग उसका पता लगाते हैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से। इनिशियल पोजीशन उसका कौन सा था और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, उसे हम लोग पता लगाते हैं। ओके, तो अब हम लोग अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे गड़बड़ हो गया। टाइप्स ऑफ मोशन, स्पीड और एवरेज स्पीड पर। तो टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। अगर एक पर्टिकुलर टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका स्पीड बराबर है, यूनिफॉर्म है, वो बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो हो गया जब उसका स्पीड लगातार चेंज होते जा रहा है, हर पोजीशन ऑफ टाइम उसका स्पीड चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। ये मान लो एक घंटे में उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और दूसरे घंटे में उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन सिर्फ इससे नहीं, अगर आप वो बीच में अगर कहीं पर भी स्पीड ही चेंज करा तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो अब इसमें है स्पीड। तो स्पीड क्या है ना कि एक बॉडी जितनी, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो डिस्टेंस जितनी देर में, डिस्टेंस जो है लाइक स्पीड जो है वो होता है डिस्टेंस इज इक्वल, ये एक फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब कि इससे हम लोग को मिल जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस और टाइम को, डिस्टेंस को अगर हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो हो जाएगा हम लोग का स्पीड। जो कि मतलब कि जैसे कि स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर हम लोग बोलते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये वो 100 किलोमीटर कवर करेगा इन 1 आवर। वैसे इतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने भी बड़े बुद्धू नहीं हो, आप लोग इतना समझते हो, मैं ये बात जानता हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। और एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ये हो गया एवरेज स्पीड।
या फिर एवरेज स्पीड आप उससे भी निकाल सकते हो। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में एवरेज निकालते हो तो अलग अलग स्पीड आपको दिया हुआ है, उसको नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करोगे तब भी एवरेज स्पीड ही आएगा, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन करोगे भी तो भी एवरेज स्पीड ही आएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो अब हम लोग देखा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस जहाँ पर आया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम किया तब तो हम लोग को स्पीड मिला। अब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम किए हम लोग तो उससे हम लोग को मिलता है वेलोसिटी। वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहीं स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होता है, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। और फिर वेलोसिटी का होता निकलता है वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, और एवरेज वेलोसिटी होता है रेशियो ऑफ वेलोसिटी वाले वही वाला, आप एवरेज करके निकालो या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करके निकालो तो दोनों से एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। अब एक्सेलरेशन मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड है मान लो कि 5 किलोमीटर पर आवर, उसने बढ़ा के अपना स्पीड कर लिया 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो जितना ज़्यादा तेज़ से ये जो अपग्रेड इसका जो स्पीड जो है बढ़ा तो वो जो रेट ऑफ चेंज हुआ ना तो वही है एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। Sorry, I am wrong. Change in the rate of change in velocity of a body per unit time is called as acceleration. ओके, तो फिर चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली क्या हुआ और इनिशियली क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो फिर हम लोग को निकल जाएगा चेंज कितना था, और चेंज को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते तो हम लोग को रेट निकल जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी हमने निकाल दिया, उसको रेट में करने के लिए हम लोग उसे टाइम से डिवाइड कर दिया। कहीं पर भी आपको दिखे रेट ऑफ चेंज अगर लिख दे ना रेट ऑफ चेंज तो बस उसको चेंज निकाल के टाइम से डिवाइड कर देना, आपको रेट ऑफ चेंज जो भी रहेगा वेलोसिटी फिर मोमेंटम जो भी रहेगा आपको निकल जाएगा। और फिर इसका वैल्यू होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। हाँ, और वेलोसिटी का वैल्यू होता है मीटर पर सेकेंड में, साथ ही SI यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और उसके बाद स्पीड का भी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और उस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मीटर है। ओके, अब एक्सेलरेशन में भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अगर लगातार स्पीड से मतलब कि एक एक्सेलरेशन जो है ना अगर वो फिक्स्ड है मतलब कि बराबर इंटरवल पर बराबर स्पीड उसकी बढ़ रही है, जैसे कि पहले 5 थी फिर 1 घंटे में 10 हो गए फिर 1 घंटे में 15 हो गए, तो बराबर यूनिफॉर्मली इसका ये एक्सेलरेट कर रही है ना तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। वही नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेगी तो फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। और एक्सेलरेशन का वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, मतलब कि जैसे कि खुद सोचो और कोई गाड़ी तेज चल रही उसने अपनी स्पीड स्लो करे तो फाइनली इन उसका वैल्यू और वो रुक गई तो मान लो उसका फाइनली तो ज़ीरो हो गया, फाइनल ज़ीरो अगर इनिशियल कुछ और होता इनिशियल फाइनल से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर उस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव भी हो जाता है। और अगर उसका एक्सेलरेशन नहीं लगा तो फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू ज़ीरो भी रहता है। अब हम लोग पढ़ने वाले इक्वेशंस ऑफ मोशन। अरे मैं इस पे पहले ही बता दूं, मैं इसमें जो ग्राफ रिलेटेड है कि ग्राफ से आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है तो मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। ओके, आपको अगर उस पर भी वीडियो चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ उस पर बहुत सारे इक्वेशंस करना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने किया नहीं है क्योंकि अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को डालना पड़ेगा। ओके, अब इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम लोग देख लेते तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 टाइप के होते हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आते हैं। तो इसको हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आई मीन। तो लेकिन लेकिन इस केस में क्या है ना कि जो वेलोसिटी है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसलिए वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल हो जाएगा। खुद सोचो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ना हो जाएगा,
तो उस केस में डिस्टेंस ग्राफ टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों बिल्कुल सेम बनेगा, एग्जैक्ट बनेगा। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट, हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेके चल रहे हैं। ओके, तो इस केस में क्या है, यहाँ पर देखो ये जो ए आपको दिख रहा है ना, ये है इनिशियल पोजीशन, आई मीन इनिशियल वेलोसिटी। और ये जो ये है, ये पॉइंट, ये जो ये बी के सामने जो पॉइंट आएगा ये होगा फाइनल वेलोसिटी। और ये जो बीच का है ना, ये लाइन, ये एक्सेलरेशन है। ओके, इस तरह हम लोग निकाले। और फिर ये जो हम लोग यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आएगा टाइम, कितना टाइम लगा इसको, इतना यहाँ ये एक्सेलरेट होने में इसको कितना टाइम लगा, स्पीड इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक जाने में एक्सेलरेशन को, इतना जो एक्सेलरेशन लगा कितनी देर तक एक्सेलरेशन लगा, तो वो टाइम टेकन निकल जाएगा हम लोग। तो इससे हम लोग बारी बारी सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालें। तो सबसे पहले है v माइनस सी। तो सबसे पहले देखो इसमें एक चीज़ याद रखना, एरिया मतलब कि मल्टीप्लाई और डिवीजन, और सॉरी आई मीन हाँ, और डिवीजन रहेगा। तो फिर तो स्ट्रेट लाइन मतलब डिवीजन समझ लो। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, स्ट्रेट लाइन है, सॉरी स्ट्रेट लाइन बोल दिया, ये मैं इसका नाम बोल रहा, हाइपोटेनस समझ लो। सॉरी यार, राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे हाइपोटेनस होता है ना, उसको समझ लो। स्लोप, आई मीन हाँ स्लोप सही वर्ड है, स्लोप समझ लो। तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है। तो चेंज, ये चेंज कितना है, b माइनस ए करेंगे तो हम लोग को चेंज मिल जाएगा। और फिर हम लोग उसको ये बेस से डिवाइड कर दें तो हम लोग को स्लोप मिल जाएगा। तो b माइनस ए किया हम लोग ने, तो हम लोग को मिल गया v माइनस ए, मतलब कि ये b का वैल्यू क्या है, ये है ना, तो ये v माइनस ये u, ये हम लोग को निकल गया। और इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे टाइम से तो हम लोग को मिल जाएगा ये स्लोप। तो ऐसे v माइनस यू बाई टी, तो इससे हम लोग को पहले निकल गया v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी इधर गया, उसके बाद v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन निकल गया। ओके एक सेकेंड यार, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए था। तो डिस्प्लेसमेंट का अब देखो दूसरा हम लोग निकाल दें। तो इसमें हम लोग ने पहले डिवीजन करके डिस्प्लेसमेंट निकाला, इस बार हम लोग निकाल डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, एक्सेलरेशन निकाला। इस केस में अब हम लोग निकालने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो और पिछले केस में अगर मैंने एक्सेलरेशन की जगह डिस्प्लेसमेंट बोल दिया हो देन आई एम सॉरी, गलती से मुझसे निकल गया। तो देखो ये इस केस में अब हम लोग निकालने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब एरिया निकल रहा है, एरिया बन रहा है ना। तो बस इसका हम लोग को एरिया निकालना है। ये जो ए बी, और मान लो यहाँ पे हम मान लेते हैं कुछ और ही मान लो इसको हम लोग सी मान लेते हैं, और ये तो नाम ओ दिया ही हुआ है, तो इसको हम लोग ने सी मान लिया। एक सेकेंड, इसको हम लोग ने सी मान लिया और ये है ओ हम लोग का। ओके, अब हम लोग को इसका एरिया निकालना है। तो ये सबसे पहली बात, ये तो एक ट्रापीजियम बन गया। ये मेरा लाइन बिल्कुल पैरेलल नहीं है, बात मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना पैरेलल बना नहीं सकता। तो देखो ये एक ट्रापीजियम हो गया है ना, तो ये क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है, लेकिन ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है, एक वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, तो फिर एक पैरेललोग्राम है। अब ट्रापीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला बताओ, तुम भूल गए हो क्या? भूले नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता देता हूँ फिर भी। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो हाफ 1/2 इधर हो गया। डिस्प्लेसमेंट निकल रहा है तो इसलिए एस, डिस्प्लेसमेंट का हम लोग एस लिखते हैं। फिर उसके बाद एक सेकेंड, हाँ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखते हैं एस से, और ये 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये है v, और ये यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा u, सॉरी ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। अब एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, v और u मैं कब से कर रहा हूँ, मैंने इसका नाम बताया ही नहीं v और u क्या है। तो v मतलब है फाइनल वेलोसिटी और u मतलब है इनिशियल वेलोसिटी।
मैं गधू जैसे कब से मैंने ये बात बताना ही भूल गया। आई एम वेरी वेरी सॉरी यार। तो फिर अब हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी हम लोग को मिल गया। अब हम लोग जो v की जगह है ना, ये v का वैल्यू ये पुट करेंगे, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो हम लोग v की जगह u प्लस ए टी पुट कर दिए। तो हम लोग को ये मिल गया यहाँ पे टू यू प्लस ए टी इंटू टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करेगा इससे 1/2 इंटू टू यू टी, टू कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया यू टी प्लस ए टी स्क्वायर इंटू हाफ, तो 1/2 ए टी स्क्वायर, यस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जो कि लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इस केस में हम लोग को पहले इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, फिर ये u उधर आई मीन ए टी उधर जाएगा, सॉरी u उधर जाएगा, तो v ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू हो जाएगा, और t का वैल्यू निकल जाएगा v माइनस यू बाई ए। ओके, अब यही केस है, बस हम लोग को इसमें t की जगह a डाल देना है। तो t की जगह a डालने से क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू बाई ए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जगह वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई ए, और फिर ये हाफ मल्टीप्लाई होगा तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, फिर 2a उधर जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। या फिर आप बहुत लोग बोलते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a प्लस यू स्क्वायर, क्योंकि मेरे टीचर भी बोल रहे थे ये फिजिक्स में ना कभी भी ऐसे इक्वेशन माइनस में मत लिखा करो कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख रहे हैं, कभी माइनस में मत लिखा करो, सभी नंबर्स पॉजिटिव में ही लिखा करो। तो फिर इसलिए हम लोग इसको बना देंगे, हम लोग इसको बोलते हैं 2a वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as प्लस यू स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला आज के इस वीडियो के लिए। इतना ही, एक कमेंट लिख दो प्लीज़, और ग्राफ के लिए चाहिए तो प्लीज़ लिख दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, मैं थक गया यार, 10 बजे वीडियो बनाया फिर से। अरे यार आप लोग समझते होगे ऑनलाइन क्लासेस का चक्कर। अच्छा ठीक है, अगले वीडियो में मिलते, गुड बाय।